चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स। कल होमवर्क चेक करेंगे हम, आज नहीं कर रहे, और होमवर्क अगर नहीं किया ना याद तो ध्यान रखना। फिर चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही सरल चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत सरल चैप्टर है ना। और अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दें तो भी इसके फंस जाने हमें पता है, लेकिन डीप नॉलेज समय है तो हम चाहते हैं आप पूरा ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है। हम तो ये तक सोच रहे थे कि एक बार कोर्स ख़त्म करके रिवीजन करके तुम लोगों को जो चैप्टर हट गए हैं वो भी पढ़ा देंगे, आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन तुम लोगों की हालत वैसी दिख नहीं रही हमें। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स, तो लिखिए इसमें molecules which are essential for life and growth of organisms are called biomolecules or molecules of life, called biomolecules or molecules of life, biomolecules और molecules of life। देखो, बायो का सीधा मतलब होता है लाइफ। बायो में सब आते हैं, हमारे प्लांट भी आते हैं। फिर बायो को अलग बांट दिया गया है 3 पार्ट्स में, बहुत पार्ट है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन, माइक्रोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और कलेक्टिवली बोलते हैं इसको बायोलॉजी। लॉजी मतलब लोगोस से आया, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, तो जीवन का अध्ययन करना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए ज़रूरी है कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। लाइफ में सब कुछ आ जाता है, जैसे उसकी ग्रोथ के अलावा डिसीजेस से भी बचाएं, उसे प्रोटेक्ट करें डिसीजेस से, उसका इम्यून सिस्टम भी करें, उसमें रिप्रोडक्शन की पावर को एनहेंस करें, दुनिया भर की मेटाबॉलिज्म अच्छा हो उसको। तो जितने वो सभी चीज़ें जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपके बायोमोलिक्यूल, इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर में हम आपको बता दें कि आपको बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स है उनको पहले हम एक थोड़ा सा आपको बता दें। आपके में है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन वर्क क्या है? ऐसे तो बहुत वर्क है, लेकिन मेन वर्क क्या है? एनर्जी का सोर्स है, ध्यान देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको कहा जाता है बायोफ्यूल, जीवों के फ्यूल है भैया, ये जीवों में एनर्जी देते हैं, एनर्जी। इसके अलावा एनर्जी बेस नहीं देते कार्बोहाइड्रेट्स, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। जैसे हम सेल्यूलोज की बात कर ले, ये प्लांट की आउटर मोस्ट सेल वॉल बनाता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी सबसे क्वेश्चन आ चुका है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मेन काम इसका यही है। एक नहीं, इसके अगर ये कार्बोहाइड्रेट ना हो तो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बनेगा, जिसमें जीन होते हैं। जीन आर द ग्रुप ऑफ कोडिंग विच आर प्रेजेंट इन डीएनए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT करके पाए जाते हैं 4-20। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है डीएनए में, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है डीएनए में। तो जेनेटिक मटेरियल भी अगर एक कार्बोहाइड्रेट ना मिले आपकी बॉडी में तो डीएनए का फॉर्मेशन रुक जाएगा। जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी, जो करेक्टर होते हैं माता पिता के, वो पेरेंट्स के, वो बच्चों में जाना, जैसे कि उनके रंग रूप का मिलना, हेयर स्टाइल का मिलना, आंखों का मिलना, हाइट का मिलना, एक जो भी एक जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं
वो सब कार्बोहाइड्रेट के, सुनना जरूरी है इस चैप्टर में। तो प्लांट की सेल वॉल भी बनाता है, सेल वॉल भी बनाता है प्लांट की ये। चलो, और सेल वॉल सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, सेल्यूलोज बनाता है, सेल्यूलोज। एक जेनेटिक मटेरियल में भी हेल्प करता है, डीएनए, डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, एक जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम सेल में पाए जाते हैं। जनरली क्रोमोसोम आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, साथ में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी, इसमें भी राइबोज नाम की शुगर, दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये भी न्यूक्लियस में। सिर्फ इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें राइबोस शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, सिर्फ इतना फर्क है। आरएनए सिर्फ कुछ प्लांट में जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टीएमवी, टोबैको वायरस, उसमें आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए का मेन काम क्या है पता है आपको? ये राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। जो बायो वाले बच्चे होंगे उसको पता होगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सब ये हम बिल्कुल डिटेल से लिखवाएंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इसके पहले बिल्कुल अलग लाइन के चैप्टर पढ़ रहे थे, एक अलग लाइन का। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आ जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एनर्जी है, बायोफ्यूल है। हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमने चाहिए एनर्जी वर्क करने के लिए 50 कैलोरी, और हमने खाना खाया उससे मिली हमें 100 कैलोरी। तो हमें 50 कैलोरी से हम अपना वर्क करेंगे, बाकी 50 कैलोरी किस में चली जाएगी? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी। अब अगर आप खाना नहीं खाओगे तो उस समय वो ग्लाइकोजन डिसोसिएट होगा और फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगी। अगर फिर भी आप खाना नहीं खाओगे तो फिर आपकी सेल डिजोल्व होने लगेगी, तो आप पतले होना चालू हो जाओगे, कमजोर होना चालू हो जाओगे। पूछा गया है एग्जाम में, जैसे कि प्लांट में स्टार्च वो जगह है जहाँ पर उनका फूड मटेरियल स्टोर होता है। स्टार्च वो जगह है प्लांट की जहाँ उनका फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी में वो कौन सी चीज़ है जहाँ फूड मटेरियल स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को कहा जाता है एनिमल स्टार्च। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? तो जीवों का स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को। जे तो आपको पहला कार्बोहाइड्रेट, एक आपका चैप्टर से कनेक्ट कर रहे हैं हम, बाकी ये सब चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम बात कर लें प्रोटीन की। प्रोटीन, तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रोटीन का मोनोमर कई बार पूछा गया है। तो प्रोटीन का जो मोनोमर है वो है अल्फा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड भी होते हैं, गामा अमीनो एसिड भी होते हैं, डेल्टा अमीनो एसिड भी, डेल अमीनो एसिड भी होते हैं, टेरा अमीनो एसिड भी होते हैं, सो एंड सो। जे हो गया ग्रुप, जे जुड़ गया इससे एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा पे अमीनो ग्रुप आ गया देन इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। इनको बैलेंस कर लेंगे, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। यही पूछा गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, जैसे घर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ईंट, एक एक ईंट जुड़ती है तब घर बनता है। तो इसी प्रकार प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर कौन है? वो कौन है हमारा? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सब बहुत डिटेल में आने वाले हैं, परेशान नहीं होना है। प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, प्रोटीन का सबसे ज्यादा काम क्या है बता सकते हो आप लोग? एनर्जी का सोर्स नहीं है भाई प्रोटीन। कितने भी प्रोटीन लोगे एनर्जी नहीं मिलेगी। आप लोग देखोगे जो जिम करने जाते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, एग वगैरह बहुत खाते हैं। हालांकि एग से ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? मैक्सिमम प्रोटीन होती है सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। एग से भी ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एग को अगर आप बॉईल करके खाते हो, जो भी खाते हो, हम तो नहीं खाते हैं, ठीक है, ना खाने से बुराई है ना खाने से, हम बता रहे हैं। तो बॉईल करके एग खाते हो ना, तो उसकी प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सॉलिड हो जाता है ना। जो एल्ब्यूमिन है, एग में प्रोटीन कहाँ है? वाइट, दैट इज प्रोटीन। येलो तो एम्ब्रियो है, ध्यान रखिएगा। वाइट एज अ प्रोटीन, एग एल्ब्यूमिन बोलते हैं उसको, एग एल्ब्यूमिन उसका प्रोटीन, वो प्रोटीन पार्ट है, वो आपके लिए बॉडी के लिए फायदेमंद होता है आपका
एग एल्यूमिन, और वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोटीन की लेयर बनती है एग में चारों की ओर। तो आप जैसे ही उसको बॉयल करते हो तो वो एल्यूमिन डिस्ट्रॉय होती है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो प्रोटीन अपनी एक्टिविटी खो देती है। तो जो अब आपका बॉयल एग होता है वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने देखा जिम करते हैं वो जल्दी कच्चा एग लेते हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। पहला तो मसल फॉर्मेशन, मसल फॉर्मेशन करती है प्रोटीन, तो मसल भी काम आता है। दूसरा स्ट्रक्चरल मटेरियल है बॉडी का। बाल किससे बने? नॉन लिविंग प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से बने। काटो दर्द नहीं होता, नाखून दर्द नहीं होता। हॉर्न जो गाय लोगों की सींग है वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो प्रोटीन, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, प्रोटीन के दो काम, एक तो स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, हाँ दांत, दांत तो आपके कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट पर विटामिन डी का मिक्सचर है, तो ये कैल्शियम और विटामिन डी से बनते हैं आपके। कहाँ थे अभी हम? प्रोटीन में आ रहे थे। तो हाँ बेटा, इसके बारे में हमने सुना नहीं है ऑमलेट का। एक आपके इस चैप्टर में है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो दे। तो उसका एक रीज़न यही बताया गया है कि जैसे आप उसको बॉयल करते हो तो वो डीनेचर्ड हो जाती है आपकी, है ना। ऑमलेट बना के बेटा खाओ तो नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछ। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर लेकिन जो खाने से प्रोटीन मिलती है वो नेचुरल है और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपको। तो प्रोटीन, ध्यान से इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे, सुनो आपका पूरा चैप्टर यहीं पे तैयार हो जाना है, यहाँ से 1-2 नंबर मिलने हैं। पॉलीपेप्टाइड, तो आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे प्रोटीन क्या है, आप कहोगे पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर। पॉलीपेप्टाइड से, जब पॉलीपेप्टाइड का मास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कर देते हैं। तो अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे। पॉलीपेप्टाइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको मिलेंगे पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स मिलेंगे आपको, पेप्टाइड्स। और अगर आप पेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। तो अब आपको जब अल्फा अमीनो एसिड आपके में देखिए, अल्फा अमीनो एसिड भी है सिलेबस में, पेप्टाइड भी है सिलेबस में, पॉलीपेप्टाइड भी है सिलेबस में, प्रोटीन भी है सिलेबस में, और स्ट्रक्चर और प्रोटीन भी आपके सिलेबस में है। तो आपसे पूछे अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है, तो आप बताओगे अमीनो एसिड्स कंटेनिंग बोथ ग्रुप, अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिड ग्रुप, कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। पूरा डिटेल में विथ नोट्स बनवाएंगे, अभी आप बता रहे हैं। अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म पेप्टाइड, पेप्टाइड कंबाइन टुगेदर फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास कॉल्ड प्रोटीन। उल्टा पूछ ले कि प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से सबसे छोटी यूनिट कौन मिलती है? अल्फा अमीनो, मोनोमर है। ये आपका सीक्वेंस ऐसा आता है, ए प्रोटीन है आपकी, ठीक है, ए इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो प्रोटीन आएगी आपकी, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और बता दे, आपके सिलेबस में एंजाइम भी है, एंजाइम भी है, एंजाइम भी है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में, एंजाइम भी है। आपसे पूछ ले कि केमिकली एंजाइम क्या है, तो एंजाइम भी केमिकली प्रोटीन है। हाँ, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि केमिकली एंजाइम क्या है। दूसरा पूछा गया है कि बायो कैटालिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम ही कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। जो काम कैटालिस्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, वही काम कौन करता है? एंजाइम। लेकिन किस में करता है? जीवों में, जीवों में करता है, मशीन्स में नहीं करता। हैबर प्रोसेस में आयरन लग रहा, हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लग रहा, यहाँ पर टाइलिन नाम का एंजाइम लग रहा जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा, फिर ग्लूकोज अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा है तो 6O2 बन रही है यहाँ पर, और CO2 बन रही है। CO2 को हम लीच कर देते हैं, O2 को अंदर ले जाते हैं, अब सेल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, तो बायो में, लाइफ में जो कैटालिस्ट है कौन है? एंजाइम। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्रोटीन केमिकली एंजाइम क्या है, प्रोटीन है और बायो कैटालिस्ट है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि अमीनो एसिड्स होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड्स? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग डेटा आया है, अलग अलग डेटा आया है। अमीनो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग डेटा है, 25, 26, 24, 23, लेकिन फाइनली ये बताया गया कि जीवों के अंदर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के? 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 20। अब 20 में से 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं,
मतलब हमें बाहर से नहीं लिया जाता, तो उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। और इनके नंबर कितने? 10। ये वाला तो नहीं आया एग्जाम में। अब 10 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो उन अमीनो एसिड की प्रोटीन भी नहीं बनेंगी हमारी बॉडी में, तो उनको जो हम फूड लेते हैं उसके द्वारा बनते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जो बाहर से लेना जरूरी है, वो होते हैं एसेंशियल। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो ये भी 10 होते हैं, ये भी आपके 10 होते हैं। आपको चैप्टर में कनेक्ट कर रहे हैं भी हम, ये सभी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में, हम चाहते तो ये सब एक एक लाइन से पढ़ाते, तो वो लाइन से जब पढ़ाते तो आपको चैप्टर की कनेक्टिविटी नहीं आती, तो हम आपको सिर्फ चैप्टर एक कनेक्ट कर देंगे, आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएं। और यह पक्का है कि जो अभी अब लिख रहे हैं हम, इससे आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर्स आ जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन देखो, अमीनो एसिड जोड़ के पेप्टाइड बना रहे, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, तो पक्का है अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं। तो पूछा गया है कि अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, या पेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? जानते हो उस बॉन्ड का नाम? बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, COONH, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बोल दो, पॉलीपेप्टाइड बोल दो, पेप्टाइड बोल दो, डाइपेप्टाइड बोल दो, ट्राइपेप्टाइड, सब में पेप्टाइड बॉन्ड पाए, लेकिन अमीनो एसिड में नहीं पाए जाते। अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और पूछा गया है कि CONH बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट भी तो जुड़ते हैं, छोटा कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो बड़ा बनेगा, मान लो ग्लूकोज फ्रुक्टोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज। तो कार्बोहाइड्रेट भी जो जुड़ते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इसको ईथरल लिंकेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ईथर के समान होती है, इस प्रकार से जी ऐसा बॉन्ड बनता है, ईथरल बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक ऑक्सीजन से दो कार्बोहाइड्रेट, दो मोनोसेक्राइड या दो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जुड़े मिलेंगे आपको। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स को हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन क्यों नहीं कहते? हाइड्रेट ऑफ कार्बन अभी बता देंगे। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं, किसने कहा नहीं कहते हैं? पर एक में फेल हो जाता है। एक में नहीं बेटा, कई में फेल हो जाता है। जैसे रैमनोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनको इन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6, इसको हम इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H2O6। मतलब ग्लूकोज हाइड्रेट ऑफ कार्बन है तो इट इज कार्बन, लेकिन हम रैमनोज की बात कर लें, रैमनोज का फॉर्मूला C6H12O5, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रैमनोज। एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरा देखो, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसको इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेक कर लो, C H2O1। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन तो इसलिए इस डेफिनेशन को गलत कर दिया है। आएंगे तब बताएंगे हम डिटेल से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपके इस चैप्टर में विटामिन्स हैं। वाइटल एमाइन, वाइटल मतलब बहुत जरूरी, एमाइन मतलब एमाइन, ऐसी एमाइन जो बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, ये रोगों से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं विटामिन्स। ये नाम आया है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट एमाइंस। लेकिन बाद में देखा गया कि सभी विटामिन्स में एमाइंस नहीं होती, लेकिन नाम चल गया तो चल गया, तो यहीं से इसका नाम आया है वाइटल एमाइन, दैट इज विटामिन्स, या फिर वाइटामिन्स जो लोग आप लोग जो बोलते हो, ठीक है। विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स हैं, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको दो विटामिन्स के बारे में, 2 या 3 विटामिन्स के बारे में खास चर्चा करना चाहिए। कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बन सकता एक्सेप्ट 1, कोई भी विटामिन, हाँ, ओनली विटामिन डी कैन सिंथेसाइड बाई आवर बॉडी बाई सनलाइट। फूड से भी मिलता है,
कर्ड नाम की मछली होती है, उसके लिवर से जो ऑयल बनता है उसमें विटामिन डी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो कर्ड लिवर ऑयल से भी विटामिन मिलता है। आपके एग से, फिश से, मिल्क से भी विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर आप रोज नहाने के बाद 15 मिनट सिर्फ धूप में अगर खड़े हो जाओ तो आपकी कभी भी ना तो आपको आर्थराइटिस होगा, ना हड्डियों के रोग होंगे आपको, साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन बहुत तेज धूप नहीं, बस सुबह की धूप होनी चाहिए, नहीं तो स्किन डिसीज हो सकती है यूवी रेडिएशन के कारण। तो सिर्फ विटामिन डी है, सिर्फ विटामिन डी है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है। ये पूछा गया है कई बार कि कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है बॉडी में, कौन सा? तो नहाने के बाद 5 मिनट धूप जरूर लेनी है, तब तो बॉडी मजबूत होगी हमारी। अभी ठंडी में तो भगते हो, गर्मी में भी लेनी ना। कैन सिंथेसाइज अवर बॉडी। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B12, B6, विटामिन सी, विटामिन एच, विटामिन के, विटामिन एच, दुनिया भर के विटामिन है और सभी विटामिन पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कौन से विटामिन हैं जो फैट में डिजॉल्व होते हैं, और ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं? तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है, हम वहाँ पर पूरी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। देखिए, तो कीड़ा ये ट्रिक है आपकी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ये भी पूछा गया है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन होते हैं। तो ये है ट्रिक आपकी, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। और इसके बाद जितने भी विटामिन हैं वे वाटर सॉल्यूबल्स हैं। हाँ, विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लोटिंग। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग। ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल पावर, रिप्रोडक्शन इसकी वजह से कम हो जाती है, या फिर सही मात्रा में तो ठीक होती है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों में छिद्र हो जाना। विटामिन ए से आँखों के रेग होते हैं, इसे कॉल रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोप्थेलेमिया हो गया। लाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, रात का अंधापन, जैसे कॉल नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थेलेमिया, कोरिना जब हार्ड हो जाती है, गड़ने, आंखें कटकटाने लगती है, दैट इज कॉल्ड जीरोप्थेलेमिया। तो ये होते हैं, ये हो गए आपके विटामिन। इसके अलावा आपके चैप्टर में बहुत कुछ है। न्यूक्लिक एसिड भी है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। तो जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है उसका नाम है डीएनए, और जिसमें राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए। कुछ बातें, ये डबल हेलिकल होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल हेलिकल होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये कुछ खास बातें। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है? आंसर है यूरेसिल। कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता? यूरेसिल। क्वेश्चन आया कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है? आंसर है थाइमिन। क्वेश्चन ये भी आया है कि आरएनए में थाइमिन के प्लेस पे क्या पाया जाता है? तो आंसर है यूरेसिल। हाँ, नहीं अभी रुको। तो ये चैप्टर की हमने कनेक्टिविटी आपकी चालू कर दी है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किसमें? हाँ, डीएनए भी, और बहुत डिटेल से पढ़ा देंगे, आपके बायो में भी कवर हो जाएंगे। डीएनए का दूसरा नाम पता है? इसका मोनोमर पता है डीएनए का? आरएनए तो अलग ही है। डीएनए का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक एक न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है।
तो आपसे कोई पूछे डीएनए क्या है तो आप इतना भी कह दो ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन AGCT, फॉर्म न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवाएंगे, परेशान नहीं होना है। हाँ नहीं, मोर देन 2 नहीं बेटा, इसमें बहुत चाहिए, 2 से कुछ नहीं होगा। डीएनए की फर्स्ट स्ट्रक्चर किसने दे दी सबको पता है, जिससे रेवोल्यूशन आ गया साइंस में। अब ऐसी डिसीजेज भी क्योर की जा सकती हैं जो पहले संभव नहीं थी। 10th में था ना डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए का डबल हेलिकल मॉडल भी था, किसने दिया था सौम्या? तो बहुत महान साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। ये तो नोबेल प्राइज मिला है और इनको बहुत बड़ा जनक माना जाता है रेवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री का, सॉरी साइंस का। चलिए तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ चले जाएँ, क्या करो? नंबर तो लाने नहीं है, 30 नंबर लाने हैं। अब अगलो आने ही नहीं है बेटा, अब फाइनल आने सीधे, तो अगले बार मौका ही नहीं मिलने, तुम्हें फिर खराब लावेगी। फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे पहले इसकी ओल्ड डेफिनेशन लिखो। देखो हम आप लोगों को कितने भी अच्छी नोट्स बनवा दें, आप लोग लिख के नहीं आते हो तो क्या मतलब है? इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनवा के रखें, लिख के तनासा आता है एग्जाम में। ऑल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस hydrates of carbon are called carbohydrates. According to this, hydrates of carbon are called carbohydrates. देखो तो कार्बन का जो हाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रेट, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम हाइड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वो सभी क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन है और ये 70 से 80% सही है, 20% गलत हो जाती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्हें हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो CXYZ जो भी मानना हो C को, और A है H2O, इसका होल एंड, ये है इसका फॉर्मूला हाइड्रेट ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 इक्वल है C6H2O, सही है फॉर्मूला सही। H2O लिख दिया, 6 लगा दिया, 6 2 12 और O6। और देखिए C12H22O11, तो क्या हो जाएगा? C12H2O का कितना? 11 हो गया, ठीक है। इसके बाद कल करते हैं। 12 कहता है तुम्हें इतनी कैलोरी लेनी है, इससे तुम इतने स्लिम हो जाओगे, इतनी कैलोरी रोज बर्न करनी है। उसके लिए वॉच वगैरह भी आती है, वो बताती है कितनी बर्न हुई, तो उसके लिए भी एक डाइट सेट कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में भी काम आएगी, नॉलेज में। तो हम स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो हमने क्या बताया था? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल होगा कार्बन का, कार्बन के नंबर अलग होंगे, हाइड्रेट मॉलिक्यूल के नंबर अलग होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर जाएंगे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने लिखा ग्लूकोज C6H12O6,
यहाँ कौन सा नंबर लगा दे जिससे ग्लूकोज बन जाए, 6, तो ये बन गया C6H12O6, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। हम लिख दे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का फॉर्मूला यही होता है यार। इसको भी हम हाइड्रेट के फॉर्म में, सिंपली ये रेशियो कितना यार 2:1 का, वाटर में रेशियो कितना होता है 2:1 का, तो ये भी 2:1 का रेशियो फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी हाइड्रेट में चला जाएगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है, बाद में दिक्कत आई यहाँ पर, जैसे हम रेमनोज की बात कर लें, रेमनोज की बात कर लें हम, ये होता है रेमनोज का फॉर्मूला, और ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या हम इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब इसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, केमिकली इसके बिहेवियर वैसे ही होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। हम बात कर लें डीऑक्सीराइबोज की, बात कर लें हम डीऑक्सीराइबोज की, अगर हम बात कर ली डीऑक्सीराइबोज, तो ये फॉर्मूला होता है डीऑक्सीराइबोज का। क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में? 2:1 का रेशियो दिख रहा है कहीं से? नहीं दिख रहा, पर ये कार्बोहाइड्रेट है, तो अब तो डेफिनेशन गलत हो गई। कुछ कंपाउंड देखिए, फॉर्मल्डिहाइड, क्या हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो गया फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और समस्या आ गई। एसिटिक एसिड C3COOH, ऐसे लिख दें C2H4O2, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है 2:1 का रेशियो आ गया, तो इसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट, तो अब इस डेफिनेशन को गलत किया गया, गलत कर दिया गया, या इसको कह दिया कि ओल्ड डेफिनेशन है, अभी न्यू डेफिनेशन नहीं है। तो न्यू डेफिनेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की? कल यहाँ तक लिखवाया था हमने, है ना, इसके एक्सेप्शन लिख लेते हैं और फिर न्यू डेफिनेशन में चलते हैं। देखिए, तो लास्ट हमने लिखवाया था हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, और उसके 2 एग्जाम्पल भी बताए थे, है ना। अब इसमें लिखिए, इसमें लिखिए द डेफिनेशन इज नॉट वैलिड in many cases, the definition is not valid in many cases, बहुत सारे केसेस में। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हम लिख रहे हैं रेमनोज का एग्जाम्पल, रेमनोज, इसका फॉर्मूला होता है रेमनोज का C6H12O5, ये होता है रेमनोज का फॉर्मूला। हाँ, इन मैनी केसेस, जैसे रेमनोज का फॉर्मूला लिख लिया हमने, डीऑक्सीराइबोज, ये एक शुगर है, सुना है शुगर का कहीं नाम? डीऑक्सीराइबोज शुगर का सुना है? डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। तो डीएनए में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, और प्रॉपर 5 कार्बन की शुगर होती है और पूरे ऑक्सीजन होते हैं तो उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है आपका C5H10O4, ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये क्या है हमारे? कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है, हम इनको CH2ON के रूप में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, तो बहुत सारे केसेस में आपकी वैलिड नहीं होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हैं आपके, आर carbohydrates, but cannot represent as
CH2O होल एन। अब एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन पहले की डेफिनेशन अगर हम देख लें तो इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, उन्हीं को क्या करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। यहीं से चेक कर लेते 2:1 का रेशियो नहीं जा रहा, सीधे बात है नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन बोले या बोल सकते हैं अब नॉर्मल केस बोल सकते हो। अब दूसरा देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैनी केसेस में वैलिड नहीं होता, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा केस देखिए, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या, HCHO, दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। तो यहीं से दिख रहा है हाइड्रेट मॉलिक्यूल के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, CH2O हो रहा है। तो ये क्या कार्बोहाइड्रेट है? नॉट, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये है फॉर्मूला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल कार्बन 2, टोटल हाइड्रोजन 4, टोटल ऑक्सीजन 2। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H2O होल 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। तो अब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किस फॉर्मूले में, CH2O होल एन। ठीक है ना, तो अब एक कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे और जो नहीं है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये डेफिनेशन इसीलिए वैलिड नहीं है। आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, आर नॉट carbohydrate but can represent as CH2O whole n। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो अब आपके हम मान लीजिए आपके एग्जाम में आप कहो सर हमारे एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट आ गया 4 नंबर में या 3 नंबर में आ गया, तो अगर 3 नंबर में आए तो आप ओल्ड डेफिनेशन को फॉरगेट कर छोड़ सकते हो, पूरा इतना भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन हाइड्रेट ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ है लिखने के लिए हमारे पास, अभी बहुत मटेरियल आने वाला है। तो आप सीधे मॉडर्न डे से ये एक्सेप्शन छोड़ सकते हो, अगर 3 नंबर में आता है कार्बोहाइड्रेट लेकिन 4 नंबर में आता है तो फिर ये भी बताओ तो अच्छा रहेगा। सीधे मॉडर्न डेफिनेशन में आप आ सकते हो। ठीक है, इतना बेस्ट लग देते हो, लिख सकते हो हाइड्रेट ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला, फिर उसके बाद आप सीधे मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो इसकी है वो अभी तक वैलिड है और सबसे सुपीरियर डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। देखिए क्या होती है मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ एक फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, डाइसैकेराइड। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि डाइसैकेराइड का फॉर्मूला बताइए, नॉर्मल फॉर्मूला। तो ये होता है 12/22 ये सबसे नॉर्मल फॉर्मूला है। और अगर आप अपनी जो भी आप लोग देखते हैं गाइड्स वगैरह, उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए हमने आपको इंडिकेट करके बता दिया कि 12/22 इट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड, सबसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है। हम इसको अगर सुक्रोज मान लें, क्योंकि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है, तीनों के स्ट्रक्चर अलग है और यूनिट्स अलग है। अगर हम इसको सुक्रोज मान लें और अगर एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड नहीं है तो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो आपको पता है जब सुक्रोज टूटता है तो कितनी यूनिट देता है, 2 यूनिट देता है आपकी किसकी, C6H12O6 की हाइड्रोलाइसिस करने पर। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबका फॉर्मूला सेम होता है। तो ये हाइड्रोलाइज होने पर क्या देता है, एक ग्लूकोज की यूनिट देता है और एक किसकी देता है, फ्रक्टोज की यूनिट देता है। तो देखिए 12 6 6 कार्बन दे दीजिए, 22 और 2 यहाँ से 24,
12 12 दोनों को दे दीजिए, 11 और 1 यहाँ से दे दीजिए, 12 6 6। तो एक बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब समझना, हम डेफिनेशन बता रहे हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कहाँ से आई। ये सुक्रोज या इसी को आप बोल सकते हो कैन शुगर, क्योंकि ये शुगर केन से मिलती है, ठीक है। लास्ट सोर्स ऑफ शुगर है जो यूज करते हैं इंडिया में हम, कैन शुगर। ग्लूकोज फ्रक्टोज, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, हम अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला बना दें तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, सबसे ऊपर लगा रहता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो CHO, ऐसे नहीं लिखना आपको, तो सीधे लिख सकते हो आप CHO। इसके बाद हर कार्बन पे लास्ट वाले में इसको छोड़ के HOH लगा होता है। क्या लगा होता है? HOH 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 HOH, और नीचे वाले पे भी OH लगा रहता है। आपको फॉर्मूला बनाने की तरीके बता रहे हैं हम, नीचे वाले पे भी OH लगा होता है। तो HOH, ये लगाया HOH, ये लगाया HOH, यहाँ गलती नहीं करनी है। तीसरे कार्बन पे OH का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो अपोजिट होता है, तो इसमें OH कहाँ आएगा? ऐसे। अब एक बच्चा यहाँ भी गलती कर जाता है, वो OH कैसे लिख के आता है? ऐसे, क्योंकि यहाँ पर OH ऐसे ही लिखा था ना, तो वो यहाँ भी उसने जल्दी से बनाया, तो वो क्या हो जाना है? गलत। अगर कोई बहुत बारीकी से चेक करेगा तो, क्योंकि लिंकेज किससे जा रही है? O से, ना कि H से, तो इसमें OH यहाँ से लिखना पड़ेगा ऐसे OH। तो इस साइड क्या बचा? H। बाकी प्रोसीजर वही है सीधी, OH OH OH, और यहाँ कितना? H। यहाँ कितना H? यहाँ कितना? H2। यहाँ कितना? H2। तो ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका शॉर्ट बिल्कुल इतना सा कर देंगे इसको थोड़ी देर में, तो छोटा सा फॉर्मूला बना देंगे इसे हम, ठीक है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ये है फ्रक्टोज का फॉर्मूला। यहाँ 6 कार्बन बनाइए पहले, 1 2 3 4 5 6। इसमें कीटो ग्रुप होता है, और कीटो ग्रुप की खास बात क्या होती है? ये मिडिल में आएगा, कभी साइड में नहीं आ सकता कीटो ग्रुप, हमेशा ये मिडिल में आएगा। तो कीटो ग्रुप इसमें यहाँ लगा रहता है। अब सब पे वही लगाने हैं आपको, OH लगा दिए इसमें, OH इस साइड नहीं, तीसरे कार्बन पे OH कहाँ लगेगा? अपोजिट साइड, इस साइड, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कितना? OH, और यहाँ क्या आ जाएगा? H। इसमें OH यहाँ, और H कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कन्नूस तो मैं नहीं दिख रहा वहाँ से, हाँ, तो फिर बोलते क्यों नहीं है? हमें फीलिंग आ गई कि नहीं दिख रहा, तुम बोले नहीं। राज ऐसे, हर से ऐसे आओ। कुछ बच्चों, एक तो सीट हुआ है वहाँ पे हम कलर एडजस्ट करेंगे, है ना, जिसमें आप सभी लोगों को दिखे। बैठो भी, बैठो। बिट्टू तुम अभी अगर तुम्हें ना दिख रहा हो, आयुष तुम भी ऐसे आओ, बोला करो भाई। अगर नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ तक कितनी चीज़ें ध्यान रखेंगे हम। खताब ऐसे आओ। अनिकेत तुम्हें दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी? थोड़ा और तन के बैठो। देखो, तो ये हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं फॉर्मूला। 6 कार्बन लगाओ, 6 कार्बन, सबसे ऊपर वाले में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, फिर OH H OH 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 सब में OH लगा देने। फिर थर्ड कार्बन पे OH कहाँ लगाना है? इस साइड। बाकी सब में H बैलेंस कर लो, 1 H 1 H 1 H 1 H, और यहाँ 2 H। अभी फिर से बनाएंगे, समझा देंगे। इसमें कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप हमेशा मिडिल में लगेगा, और आपको ध्यान रखना सेकेंड में। फिर OH, फिर तीसरे कार्बन पे OH इस साइड रहेगा, फिर H OH OH, और यहाँ भी कितना? OH। अब हम देख रहे हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अभी अनबैलेंस है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। चेक करिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। 6 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन इसमें भी, क्रॉस चेक कर सकते हो। हाइड्रोजन 12 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इसमें भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। ऑक्सीजन 6 देखिए दोनों में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सुनिए, क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी डेफिनेशन क्या आई है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ये कार्बोहाइड्रेट। तो मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
देखिए दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिविटी। एक वो होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक वे होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लीवियो रोटेटरी, तो वो कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ग्लूकोज भी ऑप्टिकल एक्टिव, हालांकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रोज है कि लेबियोज है, तो अभी से याद कर लो, हम लिखवाएंगे तो सब ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज है। पीपीएल को किस साइड मूव करता है, इस आपके राइट साइड। और जैसे आप लोग ग्लूकोन डी देखते हो ना, उस डी का भी पर्टिकुलर कारण है वो डी। देखिए डी, ग्लूकोन डी क्यों आप लेते हो, ग्लूकोन एल क्यों आपके पास नहीं आता? क्या इस ये वाला ग्लूकोन पिएंगे हम तो नुकसान हो जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ग्लूकोन डी ही क्यों पीते हो, उसके हर एक चीज के कारण है। कैपिटल डी और स्मॉल डी सब में बड़ा फर्क होता है। कैपिटल ए पीपीएल की रोटेशन को बताता है, ए ओएच ग्रुप की पोजीशन को बताता है। कुछ दिनों में क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। तो अब ये हमारे आ गए। तो अब सबसे पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब अगर इनके सोल्यूशन से आप पीपीएल को, पीपीएल मतलब ऐसी लाइट जिसका डायरेक्शन क्या है, वन यूनि डायरेक्शनल है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, वो कहलाएंगे पीपीएल। तो अगर पीपीएल को आप इन कंपाउंड से फ्लो करोगे, पास करोगे, तो या तो ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जनरली हम अभी से बता दें, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और फ्रक्टो लीवी रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। बस अभी एक ही दो दिन में पढ़ोगे, अब म्यूटा रोटेशन कई बार आया है, ठीक है। तो अब आपको जब भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बोलनी तो पहला शब्द पकड़ लो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दूसरा हम इनकी स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे तो हमें दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कौन से ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। कोई भी कार्बोहाइड्रेट पकड़ लेंगे तो क्या, बहुत सारे। अब ये तो इनकी सबसे छोटी यूनिट तो यही है। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट बनेंगे इन्हीं के जुड़ने से बनेंगे, तो सबके पास कौन से ग्रुप आने वाले हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप आने वाले हैं। तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। ऑप्टिकली एक्टिव तो होंगे, साथ में इनके पास क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सी। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड को क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट बोला गया। ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। लेकिन एक चीज और अभी हम मिस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। या तो इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक। तो ये आ गई आपकी डेफिनेशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। या फिर वो कंपाउंड जो इनको प्रोड्यूस कर दे, वो भी क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो अब पक्का है कि ये कंपाउंड इन दोनों से मिलकर बना है, तो पक्का है इसमें कौन से ग्रुप थे, एल्डिहाइड के कीटोन ग्रुप, साथ में कौन से ग्रुप थे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये है आपकी मॉडर्न डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डालिए हेडिंग मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न मॉडर्न, हाँ ठीक है। अगर आपने बेटा बना लिए तो फिर ध्यान रखना कि एग्जाम में पहले डेफिनेशन लिखना फिर ये बनाना। मॉडर्न डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस carbohydrates are defined according to this carbohydrates are defined as optically एक्टिव। आप डेफिनेशन के लिए 3 वर्ड याद रखें कार्बोहाइड्रेट की, बाकी आप डिफाइन एज जो भी लिखना चाहे, कार्बोहाइड्रेट्स आर या जो भी लिखना चाहे, 3 चीजें जरूर लिखनी है, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, थर्ड नंबर एल्डिहाइड कीटोन। ये 3 चीजें अगर आप अपनी डेफिनेशन में लिखा है, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट लिखा है, जिस चीज के पास ये 3 चीजें आ जाएंगी, 3 में से एक भी कम हो जाएगी तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, साथ में बहुत सारे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ, या बहुत सारे हाइड्रोक्सी किसके साथ, कीटोन के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड containing, optically active compound containing polyhydroxy aldehyde, polyhydroxy aldehyde, और पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली कीटोन ग्रुप और 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 कंपाउंड which produce these units on hydrolysis, which produce these unit on hydrolysis, which produce these units on hydrolysis. डेफिनेशन रटनी पड़ेगी क्या आपको? कुछ नहीं रटना है. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो याद रखना पड़ेगा हमें. ऑप्टिकल जनरली ये डी होता है ना, ये डी होता है. इसको यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस साइन से, ठीक है ना. और ये एल होता है, या तो एल से या फिर माइनस से. ध्यान रखना स्मॉल डी और कैपिटल डी में फर्क है, वो हम बाद में बताएंगे क्या फर्क है, ठीक है. तो हमने बोला ये रोटेशन लिखा है इसकी ऑप्टिकल, और डी एन एल क्या कहलाते हैं? एन आइसोमर्स. हम बता चुके हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरेज में डी एन एन मॉलिक्यूल्स कॉल एन आइसोमर्स, ठीक है. तो हमने कहा बहुत सारे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ हो, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन के साथ हो, साथ में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है. और कोई कंपाउंड अगर इनको प्रोड्यूस भी कर दे तो वो भी किस में कंसीडर कहा जाएगा? कार्बन. तो ये तीनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला वगैरह बनाओ. डी ए रोटेशन है, टी नहीं बेटा, प्लस है. प्लस, ये प्लस है माइनस है. अब आप लोग बता दो कि डेक्सट्रोज कौन है और लेब्यूलोज कौन है इसमें से? डेक्सट्रोज इज ग्लूकोज, आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है. डेक्सट्रोज. एक और ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आप लोगों से इस चैप्टर से, पक्का 2-3 ऑब्जेक्टिव आएंगे. इन्वर्टेज इज द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन ईस्ट, ईस्ट में पाया जाता है. ईस्ट एक प्रकार की फफूंद होती है जो चीज़ों को फोपला करके खोखला करके खाती है, दैट इज फफूंद. अब यही भाषा है हमारे पास, याद कर लें आप. जितने भी डाइसैकेराइड हैं सबका फॉर्मूला यही है. मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला जनरली ये होता है और छोटा भी है. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, एक एग्जाम आपके एग्जाम में आया, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज. बताओ एल्डोहेक्सोज का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? ग्लूकोज. क्यों कहा इसको एल्डोहेक्सोज? क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड प्लस कितने कार्बन है? 6. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोज. ध्यान रखिए. वन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज, फ्रैक्टोज, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप प्लस 6 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीटोहेक्सोज. अब ये हम सब लिखवाएंगे आगे. ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, लिख दें यहीं पर. सीधा है 6 कार्बन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डोहाइड, और इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज.
अब आप लोगों को पहले इनके फॉर्मूले बनाना सिखा दें। याद कर लो आज से ही, सुक्रोज केन शुगर, पॉपुलर डाइसैकेराइड का फॉर्मूले होते हैं 12/11 C12H2211। इनको मोबाइल नंबर की तरह याद करो, 12/11 C12H2211 ऐसे C6H12O6, 2-4 बार बोलोगे तो रट जाएंगे दिमाग में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप और कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। याद होगी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है ना। अगर आप 3 वर्ड याद रखते हो, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो आपका ये बड़ी आसानी से याद हो जाना है। अब देखो आपको फॉर्मूला बनाना सिखाएं हम, सीधे 6 कार्बन लिखो। अब बनाना नहीं है आपको, ये आप लोग बना चुके हो, प्रैक्टिस होता है। 6 कार्बन लिखो, चाहे ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाना है चाहे फ्रक्टोज का, अपने आप बाकी सब कुछ होता है। पहले नंबर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इस पर ओ लगा दो, कीटोज में कीटो ग्रुप होता है तो ये लगा दो, ठीक है ऐसे। इसके बाद आपको सब में OH ग्रुप लगाना है, सब में OH ग्रुप लगाना है सब, लेकिन तीसरे कार्बन पे OH कहाँ रहेगा, उल्टा, ए पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला तैयार है, सब में OH लगाना है, सब में OH लगाओ, सब में OH लगाओ, फॉर्मूला तैयार, भूलने की दिक्कत नहीं, इसमें लगा चुके हैं इसमें। अब इसका बैलेंस कर लो, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ कितने H बैलेंस, यहाँ कितने H 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ 1, यहाँ पर वो इस वाले में नहीं आएगा सॉरी, यहाँ 1 और यहाँ कितने 2, ए बन गए फॉर्मूले। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको, CHO 1 2 3 4, CHOH के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4 मॉलिक्यूल्स 4, और नीचे क्या बचा CH2OH। अभी नहीं लिखने, बाद में लिखवाएंगे, अभी सब सिखा रहे हैं, अभी आगे चल के लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, कैसा लिख सकते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O, कितने मॉलिक्यूल 3, तो CHOH होल थ्राइज और ये CH2OH। तो अगर आप इतना भी ध्यान रख लो कि इसमें CHO ग्रुप और इसमें कीटो ग्रुप और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप यहाँ और थर्ड, तो बाकी सब तो बनी जाने, है ना। डाली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अकेले आने के चांसेस बहुत कम है, 2 नंबर में तो अकेले आ भी सकती थी, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन ही आने, तो इसके साथ इसका क्लासिफिकेशन आएगा। डाली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. ठीक है, 3 तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पहले फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। तो डालिए हेडिंग, फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालिए, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड। सैकेराइड्स का मतलब जानते हो, सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, जो स्वाद में मीठा उसको सैकेराइड बोलते हैं। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अधिकतर होते हैं, लेकिन जैसे स्टार्च की बात कर ले, मीठा होता है लेकिन बहुत कम मीठा होता है। आलू खाते हैं आप लोग, कैसे लगते हैं, थोड़ी थोड़ी मीठे से लगते हैं ना, तो उनमें बहुत कम होता है। सेल्यूलोज बिल्कुल मीठा नहीं होता है ना। तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं लेकिन सब नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड्स यूनिट, सैकेराइड्स यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड्स यूनिट्स, सैकेराइड्स यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट वन मोनो सैकेराइड्स,
मोनो से क्या पता चल रहा है, इसमें सैकेराइड की कितनी यूनिट होगी, 1। अब भैया इसमें एक ही यूनिट प्रेजेंट है तो उसको और तो नहीं तोड़ सकते। डाइसैकेराइड होती तो तोड़ सकते थे 2 में, ट्राई होती तो 3 में। तो ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जाता। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना या अपघटित करना, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर। अगर आप किसी चीज़ को वाटर के द्वारा तोड़ रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। ध्यान रखना, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस मीन्स तोड़ना। तो मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने सुक्रोज को तोड़ा था ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते आप। हाँ, ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बन सकता है, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बताया था हमने, C6H12O6 GZ करके बताया था। ग्लूकोज एंजाइम जाइमेज ईस्ट 2C2H5OH 2CO2 ऐसे बनते हैं। तो लिखिए इसमें सिंपलेस्ट carbohydrates cannot be hydrolyzed further। इनको और आगे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप आता है, गैलेक्टोज में तीसरे और चौथे दोनों पे OH आता है। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ध्यान रखिएगा, ये तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब नोट लगा के लिखना, स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड, स्मॉलेस्ट, ये पूछ लिया गया है, स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड कंटेन 3 कार्बन एटम। अब ये क्वेश्चन आपको अगर हम नहीं बताते तो आपसे पूछ लेता कि स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड कितने कार्बन लगाता है, तो आपका आंसर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को याद करके 6 लगा देना था आपको, जो कि गलत। सबसे छोटा जो मोनोसैकेराइड होता है वो 3 कार्बन एटम का होता है। देखिए, तो एक तो है ए, एक तो ए है और दूसरा है ए। ये आपके सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं या सबसे छोटे मोनोसैकेराइड। बैलेंस कर लें, OH, यहाँ क्या आ जाएगा H, यहाँ कितने H लगेंगे 2, और ये क्या जी हमारा बैलेंस। यहाँ देख लें कितने H लगेंगे, CH2 और इसके साथ क्या है OH। यहाँ क्या लगेगा CH2OH। ये हैं आपके छोटे। नाम बताते हैं दोनों को, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, हाँ ग्लिसरल्डिहाइड ऊपर लिख देते हैं, इस दोनों फॉर्मूले ऊपर लिख देते हैं। देखिए, ए लिखो CHO, फिर ऐसे कार्बन OH लगा दो और बैलेंस कर लो, तो यहाँ एक H लगेगा और यहाँ 2H। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लिसरल्डिहाइड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लिसरल्डिहाइड। दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, SSC लगाओ, यहाँ OH लगाओ, यहाँ OH लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाओ, बैलेंस करो, 2 का हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए बताइए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम बताइए एसीटोन। इससे एक H निकाला और OH लगा दिया, इससे भी एक H निकाला और OH लगा दिया,
यही तो लिखा है यहाँ पर। तो एसीटोन में कितने हाइड्रोक्सी आ गए? 2 हाइड्रोक्सी। तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये हो गए आपके मोनोसैकेराइड, ये हो गए आपके मोनोसैकेराइड। बन जाएंगे, याद रखोगे अच्छे से। डालिए हेडिंग, हाँ लिख लीजिए। सबसे मीठी नेचुरल शुगर कौन है? सुक्रोज ही लगा के आना है सबको आंसर। सबसे मीठी नेचुरल शुगर है फ्रक्टोज। आर्टिफिशियल सबसे मीठी शुगर कौन है? मतलब उसको तो छूने से भी लोग डरते हैं। पता चला आपने एक दाना भी डाल दिया तो शक्कर बन गई चाशनी, सॉरी चाय बन गई चाशनी। बताओ, एलिटेम, उसका नाम है एली। नॉर्मल शुगर से 2000 टाइम्स स्वीटर होती है वो। सब आने वाले हैं आपके में। हाँ, उसका यूज मतलब बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, सैकरीन वगैरह का यूज होता है उससे, है ना। सबसे मीठ बहुत मतलब है, नेचर में पाई जाती। आवाज नहीं, डालिए हेडिंग। सेकंड डालिए, फर्स्ट मोनोसैकेराइड हो गए। सेकंड डालिए ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स हेडिंग डालिए, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। आवाज नहीं भाई, ओलिगोसैकेराइड्स। फर्स्ट हो गए मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड डालिए ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोट्रोपसैकेराइड्स के नहीं, मोनोसैकेराइड के कोई टाइप्स नहीं होते। मोनोसैकेराइड सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड्स, 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 ओलिगोसैकेराइड्स। किसको कहेंगे आप ओलिगोसैकेराइड? प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स किसकी? किसकी? सबसे छोटे वाले की। सबसे छोटा कौन है? मोनोसैकेराइड्स। प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। आवाज नहीं भाई, हाइड्रोलाइसिस, जल के द्वारा तोड़ना इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो फर्स्ट देखो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में फर्स्ट देखो डाइसैकेराइड्स कितनी यूनिट देंगे? 2 देंगे, ध्यान रखना। प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, कौन सी 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? आयुषी, मोनोसैकेराइड की। प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऑफ मोनोसैकेराइड्स। किसके द्वारा? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलना तो बोल सकते हो रिएक्शन विद वाटर, ट्रीटमेंट विद वाटर, इंटरएक्शन विद वाटर, जो बोलना हो। प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। बड़े ध्यान से आप इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला लिख रहे हैं हम सुक्रोज। इसका स्पेशल नाम जरूर याद कर लो, कई बार पूछा गया है, केन शुगर। डाइसैकेराइड, नॉट डाइलोगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ओलिगो 2 से 10 के बीच में इतनी आएंगी। तो सुक्रोज, इसको कैन शुगर भी कहते हैं, कई बार पूछा गया है। इसकी 2 यूनिट्स पता है, लिख लो। अगर इसको तोड़ोगे तो 2 यूनिट कौन आएंगी? पूछा गया है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ध्यान रखिएगा इस बात को, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो पहला एग्जाम्पल है आपका डाइसैकेराइड का, सुक्रोज, ठीक है, कैन शुगर। दूसरा देखो इसका एग्जाम्पल लैक्टोज, पूछा गया एग्जाम्पल में। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। और इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये देता है
इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे तो ये देता है 1 यूनिट ग्लूकोज 1 यूनिट गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज देता है 1 गैलेक्टोज देता है। याद होने चाहिए किससे क्या मिलता है। इन सब का फॉर्मूला तो पता है C6H12O6, और इनका भी हम बता देंगे सबका फॉर्मूला, केन शुगर। थर्ड देखिए माल्टोज, माल्ट शुगर या अनाज की शुगर बोलते हैं। हाँ नीचे का नहीं दिख रहा, इस बार पे देख लो, फिर हम अगली बार से ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा उठ के देख लो इस बार, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज इसको बोलते हैं माल्ट शुगर या फिर सीरियल शुगर, अनाज की शुगर, माल्ट शुगर। माल्ट का मतलब होता है जैसे आपने चावल धोए तो चावल धोने के बाद जो उसका वो निकलता है ना सफ़ेद सफ़ेद, दैट इज माल्ट, ठीक है। तो माल्ट शुगर बोलते हैं, अनाज की शुगर बोलते हैं इसको, माल्टोज को। और इसके टूटने से मिलती हैं 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, दोनों ही सेम यूनिट होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा डाइसैकेराइड है जो जल अपघटन पर, हाइड्रोलाइसिस पे दोनों ही ग्लूकोज देता है, माल्टोज। आवाज़ नहीं प्लीज़। सबका फॉर्मूला तो पता ही होगा, डाइसैकेराइड के सबके फॉर्मूले क्या हैं, C12H2211, तीनों के फॉर्मूले, और इनके भी सबके फॉर्मूले पता हैं, C6H12O6, सबके यही हैं। हाँ अभी नहीं बेटा, अब से पूरा ख़त्म होगा, फिर इसको हमें कराना पड़ेगा आज, अपनी पढ़ाई रोज़ जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, हम कल से देख लेंगे। डाली हेडिंग ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, हाँ इसी के अंदर, ओलिगोसैकेराइड्स का सेकंड है। डाइसैकेराइड्स कितनी यूनिट देंगे, 2। एग्जाम्पल सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा। सेकंड है इसमें, इसका सेकंड है ट्राइसैकेराइड्स। अब इसमें लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। तो ट्राइसैकेराइड डाल के आप सीधे एग्जाम्पल लिख सकते हो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, रेफिनोज, रेफिनोज है ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। कितनी यूनिट देगा टूटने पर, 3। तो एक देता है ग्लूकोज की, एक देता है फ्रक्टोज की, और एक देता है गैलेक्टोज की। इन तीनों के फॉर्मूले तो हमें पता है क्या होते हैं, C6H12O6। अब रेफिनोज का फॉर्मूला कैसे निकालें हम, तो ध्यान रखिएगा, जब भी मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलता है, जब भी मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो देखो हमने कहा, हमने एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जोड़ा, थोड़ा उल्टा बोलते हैं, हमने कहा हमने सुक्रोज को तोड़ा, C12H22O11, तो इसमें कितना वाटर जोड़ा था, 1। तो जब इनको जोड़ के इसको बनाएंगे तो कितना वाटर निकालना पड़ेगा, 1 वाटर निकालना पड़ेगा ना। तो 2 यूनिट अगर जोड़ रहे हैं तो 1 वाटर निकलेगा। तो अब यहीं से पकड़ लो, जितनी यूनिट जोड़ोगे हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल उससे 1 कम निकलेगा। 2 जोड़ रहे हैं तो 1 वाटर निकल रहा है, तो 3 जोड़ोगे तो 2 निकलेंगे। सीधी सी बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान रखें। 4 जोड़ोगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 निकलेंगे। 3, 4 में कितने, 3। तो चलिए निकालते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, रेफिनोज का फॉर्मूला बनाते हैं। कितने जोड़ रहे हैं, 1 2 3, 3। तो कार्बन कितने हो गए, 18 हो गए ना कार्बन, 3 जोड़ रहे हैं तो 18। फॉर्मूला बना रहे हैं हम रेफिनोज का, तो 3 मोड जोड़ेंगे जब। अब बात है हाइड्रोजन का, 12 24 36। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मतलब कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे हमें, 4 करने पड़ेंगे। मतलब कितने हो गए हमारे, H32। 18 कितने ऑक्सीजन कम करने पड़ेंगे, 2। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेफिनोज, नोट कर लीजिए।
एक बार इतना देखो, ए बी सी सिक्स एट 12O6, ए बी सी सिक्स एट 12O6, ए बी सी सिक्स एट 12O6, 6 कार्बन यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, कितने 18 हाइट। अब क्या है, हमने बताया ना जितनी यूनिट जोड़ोगे उससे एक कम वाटर निकालना है। ट्राइसैकेराइड है तो कितने से मिलकर बना होगा 3, तो 3 यूनिट जोड़ रहे हैं हम, तो 3 यूनिट जोड़ रहे हैं तो कितने वाटर कम करने पड़ेंगे 2। तो हमने पहले कार्बन जोड़े 18, हाइड्रोजन जोड़े 3 बार 1 2 3 तो कितना 36, ऑक्सीजन जोड़े 3 बार तो कितना 18, ठीक है। अब 2 वाटर मतलब कितने हाइड्रोजन कम करने हैं 4, और 2 वाटर मतलब कितनी ऑक्सीजन कम करनी है 2, तो 2 हाइड्रोजन कम मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर मतलब 4 हाइड्रोजन कम, तो ये कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन कितने कम 2, तो कितने हो गए ऑक्सीजन 16, और ये कितना बचा 18। ऐसे बना सकते। डालिए टेट्रासैकेराइड्स, आवाज नहीं भाई। थर्ड है टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है। सीधे एग्जाम पे लिखना है, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहते तो प्रोड्यूस 4 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, प्रोड्यूस 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका एग्जाम्पल है स्टेचिरोज, स्टेचिरोज, ठीक है ना। तो अब इसका हम कितनी यूनिट देगा ये हाइड्रोलाइसिस से 4 देगा, है ना। तो हम 4 यूनिट बना देते हैं, फॉर्मूला आप बताओगे हमें बना के, ठीक है। तो 1 देता है ग्लूकोज की, 1 देता है ग्लूकोज की, 1 देता है फ्रक्टोज की, और 2 देता है गैलेक्टोज की। 1 फ्रूक्टोज और 2 गैलेक्टोज की, है ना, 3 ही की जरूरत है, 4 की जरूरत नहीं है। 2 गैलेक्टोज की, 2 देता है गैलेक्टोज की। चलो अदिति फॉर्मूला बताओ स्टेचिरोज का। C24 C24H and O 21। चलो देखें सभी मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला C6H12O6, कार्बन 4 टाइम्स, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 24, हाइड्रोजन 24 4 जा 48, तो 12 4 जा 48 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें 4 टाइम्स, आपका हो जाएगा 24। कितने वाटर के मॉलिक्यूल कम करेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल, जितनी यूनिट से कम, तो 6 हाइड्रोजन कम करने हैं, तो 6 हाइड्रोजन कम कर दिए, तो 48 से कितने हो गए 42। कितने ऑक्सीजन कम करने हैं 3, तो 24 में 3 कर दिए 21। ये हो गए आपके ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ऐसे ही आपके जैसे आपके टेट्रासैकेराइड है, ऐसे पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेकासैकेराइड्स भी होती है, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ इसको पूरा करो फिर जाओ, 5 मिनट और लगेंगे, फिर जाओ। हमें पहले एक बात सुन लो, पहले आज के बाद क्लास में किसी सर का नाम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल। हम अपने सामने किसी भी सर का नाम नहीं, कि आप किसी के सर का नाम लेके उनकी कंप्लेन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो आज का किसी सर का नाम नहीं ले लोगे आप कंप्लेन करके, ये बात ध्यान रखिए। ज़्यादा है जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालिए। मोनोसैकेराइड्स के बेस पे कितने टाइप्स के पढ़े अभी हमने 2 प्रकार के, एक मोनोसैकेराइड, दूसरे ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अब डालिए तीसरा टाइप पॉलीसैकेराइड्स। तीसरा टाइप डालिए पॉलीसैकेराइड्स। है हमारी गलती, हम मानते हैं कि हमने आपको टाइम से नहीं पढ़ाया। पॉलीसैकेराइड्स में प्राइस 10 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, हाँ 10 से ज़्यादा बेटा, यहाँ 10 से ज़्यादा, क्योंकि 2 से 10 तक के लिए तो कौन ले आए हम ओलिगो, है ना। जनरली पॉली हम कह देते हैं 2 से ज़्यादा मिले, लेकिन यहाँ नहीं है वो। नहीं ओलिगोसैकेराइड 2 से 10, और 10 से ज़्यादा आए तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। प्रोड्यूस, हम इतना बस प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम कल से जल्दी छोड़ दें, हमें आज तो पढ़ा नहीं है, 2 दिन से पढ़ा नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पर। पॉलीसैकेराइड्स प्रोड्यूस
प्रोड्यूस मैनी लिख लो या मोर देन 10 लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। प्रोड्यूस या सेवरल लिख लो। प्रोड्यूस सेवरल, आप मैनी लिख सकते हो, मोर देन 10 लिख सकते हो, मैनी लिख सकते हो। प्रोड्यूस सेवरल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पॉली से क्या समझते हैं आप लोग, बहुत सारे है ना। तो प्रोड्यूस सेवरल और मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस और ऑन इंटरेक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद वाटर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। 3 पॉलीसैकेराइड्स आपको याद होने चाहिए, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन एक बहुत खास बात ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। फॉर्मूला बता दें हम, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल एन। एन क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। देखिए हम आपको बताएं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो बहुत सारी जब यूनिट जुड़ेंगी तो हर यूनिट से क्या निकलता जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ते समय। तो देखो फॉर्मूला क्या आ रहा, C6 2H निकल गए तो H10 और O1 तो भाई, तो आप स्टार्च का फॉर्मूला भूले तो ग्लूकोज के फॉर्मूले से वाटर निकाल देना, तो ये बन गया स्टार्च। यही फॉर्मूला है स्टार्च का, यही सेलुलोज का, और आपके सभी पॉलीसैकेराइड का यही फॉर्मूला होता है, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब एक क्वेश्चन हम पूछ लें कि स्टार्च और सेल्यूलोज के मोनोमर क्या है, बता सकते हो? अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप स्टार्च का, एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हो या फिर टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में कर सकते हो। टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में करोगे तो पता है दोनों के मोनोमर क्या हैं, ग्लूकोज। दोनों के ही मोनोमर ग्लूकोज है। एन वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे और ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। फर्क ये है कि स्टार्च का होता है अल्फा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं वो बाद में बताएंगे, और सेलुलोज का होता है बीटा ग्लूकोज। लेकिन आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सीधे ग्लूकोज ध्यान रखें। पूछ लें कि स्टार्च का मोनोमर क्या है या सेलुलोज का मोनोमर है क्या है, तो ग्लूकोज ध्यान देखिए। कार्बन 6, 10 और 2 12, 12 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन खत्म होगा, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन डालिए। फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉली। मोनो में क्या पढ़े हमने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, और स्मॉलेस्ट कितने का है, 3 कार्बन का, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओलिगोसैकेराइड्स कौन होते हैं, जो 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो डाइसैकेराइड कौन पढ़े उससे हमने, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज इज कॉल्ड कैन शुगर, लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर, माल्टोज कॉल्ड माल्ट शुगर। तीनों का ही फॉर्मूला क्या है, 12 22 11, C12 H22 O11। सुक्रोज से क्या मिलता है, 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज, लैक्टोज से 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज, और माल्टोज वो कार्बोहाइड्रेट है या डाइसैकेराइड जैसे दोनों ग्लूकोज मिलते हैं। ट्राइसैकेराइड में कौन है, रेफिनोज है। हमारा फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया, ट्रेफिनो ट्राई है तो 3 जोड़ना है, 2 वाटर निकाल देना है। और आपका टेट्रा का स्टेचिरोज, थोड़ा नाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेचिरोज ध्यान रखिएगा। फिर पॉलीसैकेराइड। फर्स्ट टाइम का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, डालिए हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड क्लासिफिकेशन आ गया ये, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं हम शुगर,
ठीक है। तो फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शुगर। ध्यान रखिएगा, शुगर का मतलब, हर शुगर का मतलब शक्कर नहीं होता जो आप केन शुगर होते हो। शुगर का जितना मतलब जो आप लेते हो उसका जो प्रॉपर नेम वो सुक्रोज है, हम शक्कर बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा लैक्टोज से जो आ रही है वो भी शुगर है आपकी, है ना। और हम जैसे कहें जो चुकंदर से आ रही है आपकी, वो भी आपकी क्या है, शुगर ही है आपकी। तो हर शुगर का मतलब आपकी सुक्रोज नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो शुगर कैसे कहेंगे हम, ठीक है ना। कौन से कार्बो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहला होता है शुगर। तो इसमें लिखिए क्रिस्टलाइन, स्वीट एंड soluble in water, ये हो गई हमारी शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं ऑल कम इन दिस कैटेगरी, क्योंकि वो सभी कैसे हैं, स्वाद में मीठे हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आपके जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्रॉपर मैनर में अरेंज हो, जैसे ए बी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जैसे कि मेटल हो गए, नमक हो गया, क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जब रैंडमली अरेंज हो, ए बी कुछ भी हो, जैसे कि रबड़ हो गई, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गए, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, है ना। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, स्वीट है और सॉल्यूबल इन वाटर है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, शुगर। तो सभी मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। एग्जाम्पल में सभी मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सभी मोनोसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में एक ही होता है जो जनरली इस कैटेगरी में आता है, दैट इज सुक्रोज। बिल्कुल राइट, सुक्रोज, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज भी होती है, लैक्टोज को भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये 4 फेवरेट हैं। तो फर्स्ट हो गया एक शुगर। दूसरा लिखिए नॉन शुगर, तो लिखिए नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस भी लिख सकते हो आप। नॉन क्रिस्टलाइन क्या हो गया तुम्हारा, हाँ। हमने तो बहुत पहले कहा था चले जाओ, तो आप हिम्मत कर लो, छूट जाएगा। आप 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, पढ़ के जाओ पूरा। नॉन क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस, वो आराम से बैग बंद कर रही है, हम देख रहे हैं इसको क्या हो गया। नॉन क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। हमारी गलती हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कल से नहीं करेंगे, लेकिन आज हमें पढ़ाना था तो पढ़ाना था। नॉन क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल वाटर। इसमें आपके एग्जाम्पल हैं सभी पॉलीसैकेराइड, सभी जितने पॉलीसैकेराइड हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, सभी पॉलीसैकेराइड इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, तो सभी मोनोसैकेराइड उस कैटेगरी में और सभी पॉलीसैकेराइड इस कैटेगरी में। लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है, सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, जो क्रिस्टलाइन होगा, स्वीट होगा और सॉल्युबल इन वाटर में होगा वो कहलाएंगे शुगर हमारे। सभी मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन दैट इज एमॉर्फस होगा, टेस्टलेस होगा एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, वो कहलाएंगे हमारे आपके नॉन शुगर। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट डालिए ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर।
हाँ, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। आप लोगों ने टॉलेंस रीजन एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पढ़ा है ना? टॉलेंस रीजन एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आप देख रहे थे, इसमें कौन से ग्रुप आ रहे थे? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आ रहे थे। मतलब ये टॉलेंस रीजन टेस्ट दे सकते हैं, एल्डिहाइड तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस कर देंगे और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे वो कहलाएंगे आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव, वो पूछा था कि सुक्रोज क्या है, सुक्रोज कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। इसका कारण आपको स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। सुक्रोज में क्या है? एक ग्लूकोज की यूनिट है और एक फ्रक्टोज की। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अपने अपने कार्बोनिल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एक ग्रुप बचे ही नहीं, तो इस रिड्यूज होते ही किससे हैं? इन्हीं ग्रुप से होते ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप से रिड्यूज होते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब सुक्रोज में आपस में ऐड होते हैं तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब इनके क्योंकि मेन ग्रुप खत्म हो जाते हैं इसलिए टॉलेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते। जितने मोनोसैकेराइड हैं वो तो रिड्यूस कर ही देंगे, सीधी सी बात है। क्यों रिड्यूस कर देंगे? सब में खुला पड़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटो ग्रुप। पॉलीसैकेराइड कोई रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉलीसैकेराइड जुड़ जाएंगे आपके, है ना। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो इसमें फर्स्ट है reducing carbohydrates, reducing carbohydrates, reducing carbohydrates लिखिए, reduces tolerance reagent and फेलिंग्स, कैपिटल से लिखना, फेलिंग सोल्यूशन। रिड्यूसेस टॉलेंस रीजन फेलिंग सोल्यूशन। अच्छे से इनके एग्जाम्पल कर लो। सभी मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ऑल मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जितने मोनोसैकेराइड हैं सभी मोनोसैकेराइड इस कैटेगरी में आएंगे। देखो लॉजिकल पॉइंट समझो, रिड्यूस करना है ना टॉलेंस रीजन को फेलिंग सोल्यूशन के लिए, से एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप चाहिए। तो मोनोसैकेराइड में तो वो ओपन है तो वो तो रिड्यूस करने वाले हैं, लेकिन डाइसैकेराइड में जुड़ेंगे ना। तो डाइसैकेराइड में जो माल्टोज और लैक्टोज होता है, बहुत ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज होता है, जब वो जुड़ते हैं तो उनका एक ग्रुप बच जाता है। लेकिन जब डाइसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐड होते हैं तो उनका ग्रुप नहीं बचता। तो माल्टोज और लैक्टोज में एक ग्रुप बचा रहता है, इसलिए वो इसके अंदर आते हैं आपके। लेकिन सुक्रोज के ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पॉलीसैकेराइड में भी सभी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड तो रिड्यूस कर ही देंगे, और डाइसैकेराइड में ध्यान रखना आपके माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है आपके में, माल्टोज एंड लैक्टोज ये हैं आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वन, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, फेलिंग सोल्यूशन होता है आपका, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी का मिक्सचर होता है आपका। टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोचल सॉल्ट का, और एक्वस कॉपर सल्फेट या हाइड्रोक्सी कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बनाई है, इसकी वीडियो दे देंगे आपको। फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है ना। डू नॉट reduce tolerance reagent and failing solution. Do not reduce tolerance reagent and failing solution. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सुक्रोज, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज
ये वो आपसे पूछ ली जाएगा कौन सा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सुक्रोज। और बाकी सभी पॉलीसैकेराइड, जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। देखो पहले इसको एक बार फिर से लॉजिकल समझ लो आप लोग। देखो रिड्यूस करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप को ओपन होना चाहिए, तो मोनोसैकेराइड में तो वैसे ही ओपन है, तो जितने मोनोसैकेराइड वो रिड्यूस करेंगे। अब डाइसैकेराइड में सुक्रोज वो डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप आके फंस जाता है। जब वो आपस में भिड़ गए अब वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो क्योंकि उनके ग्रुप ही लॉक हो गए इसलिए वो टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। माल्टोज लैक्टोज में एक लॉक हो जाता है, एक खुला रहता है, वो स्ट्रक्चर से समझ में आएगा जब हम बनाएंगे आपको। पॉलीसैकेराइड तो बहुत सारी यूनिट से जुड़ते हैं, तो मान लो इस तरफ का बच भी गया ओपन तो दूसरा वाला आके उसको ब्लॉक कर देता है, इस साइड का बच गया तो क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स ना, तो पॉलीसैकेराइड। तो अब इसमें देखो जो फंसने वाली बात है, बाकी तो ठीक है, सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग, सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड में फंसता है बच्चा, तो डाइसैकेराइड में ध्यान रखना सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में, तो जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग है और जो माल्टोज लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल से कोशिश करेंगे टाइम से छोड़ के। चल गया ना, सपोर्ट करता है हमारा कैमरा। हिंट देखिए, हिंट क्या है, अगर 3 कार्बन होंगे तो इनको बोला जाता है ट्राइओजिज, ट्राइओजिज। अगर 4 कार्बन होंगे तो इनको बोला जाता है टेट्राओजिज, टेट्राओजिज, टेट्र है ना, टेट्राओजिज। 5 कार्बन होंगे तो पेंटोजिज, टेट्रोजिज, ट्राइओजिज, पेंटोजिज, पेंटोजिज, ठीक है ना, ओजिज। 6 कार्बन होंगे तो बोलेंगे हेक्सोजिज, हेक्सोजिज। 7 कार्बन होंगे तो बोलेंगे हेप्टोजिज। और मोनोसैकेराइड 7 कार्बन से ज़्यादा का नहीं होता है। मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं और मैक्सिमम 7, और फेवरेट कौन से होते हैं 6 नंबर के, ध्यान रखिएगा। और कोई पूछ ले डीएनए आरएनए में कितने कार्बन की शक्कर पाई जाती है, शुगर 5 की, ध्यान रखिएगा। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज है ना, ये पाई जाती है डीएनए आरएनए में। देखिए बहुत डिटेल में जाके इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं हम, बाकी एग्जाम के हिसाब से तो 5 दिन में भी चैप्टर एंड कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए 5 कार्बन की पाई जाती है, तो ये सभी मोनोसैकेराइड के लिए लिखा है हमने, ध्यान रखिएगा, फॉर मोनोसैकेराइड्स। ये सभी हमने मोनोसैकेराइड्स के लिए लिखा है, मोनोसैकेराइड्स। अब 3 कार्बन होंगे तो उनको बोलेंगे ट्राइओजिज, 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोजिज, 5 कार्बन होंगे तो पेंटोजिज, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोजिज, 7 कार्बन तो हेप्टोजिज। क्या आप हेप्टोजिज का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, पूरा सेम फॉर्मूला जाएगा, सिर्फ तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप किस साइड कर दोगे, इस साइड कर दोगे, सिर्फ एक कार्बन बढ़ा दोगे, बाकी पूरा वही। जैसे कोई हेप्टोजिज 1 2 3 4 5 6, कोई भी कह दे आपसे, कह दे ट्राइओजिज बनाइए, टेट्राओजिज बनाइए, पेंटाओजिज बनाइए, कुछ भी बनाने के लिए कहे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड वाला बनाना है तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप रखो, OH यहाँ, टेंशन खत्म। अब जितने कार्बन का बनाना है बना डालो, 3 का बनाना, 4 का बना, अब 3 के में तो ध्यान रखिए तीसरा नंबर तो यही है, तो इसमें दिक्कत नहीं, तो नहीं 4 से करना पड़ेगा। अरे 3 कार्बन का बनाया तो फिर नीचे आएगा CH2OH, है ना, सबसे नीचे CH2OH ही आता है, वो तो अपने आप बैलेंस ही करोगे तो आए। तो 3 3 6 7 कार्बन का बनाना, ये बना लो, ठीक है। सब में HOH लगा दो, HOH देख लीजिए आप, इसमें CH2OH आएगा, बैलेंस करके देख लीजिए, बाकी सब ये बन गया हेप्टोजिज। आवाज़ नहीं करो, बेसिक समझो, हम जो समझा रहे हैं तरीका फॉर्मूला बनाने का, ठीक है। आप मत लिखो ना ऐसे, हम कह रहे हैं सब में OH लगाओ, अपने आप बैलेंस होगा, लगाओ, इसमें तो लगेगा नहीं OH लगेगा, सब में OH लगाओ, अपने आप सब कुछ बैलेंस होगा। अब करके देख लीजिए बैलेंस, आप कितना H लगेगा, 1, कितना H 1 1 1 1, कितना H लगेगा 2,
CH2, ये अपने आप बनेगा। कितने कार्बन का भी आप, अगर आप किसी को कीटोन बनाना होता, कीटोन बना देते हैं, क्या दिक्कत है, डबल बॉन्ड O, बनाओ कीटोन, बैलेंस करके देख लो इसको, कितना H लगेगा। तो कितने कार्बन का भी आप ट्राईओजेज भी बना सकते हो, टेट्राओजेज भी बना सकते हो, पेंटाओजेज भी बना सकते हो, हेक्साओजेज भी, कितने भी कार्बन का मोनोसैकेराइड आप बना सकते हो। आपको बेसिक अगर आपको आ गया, ये होता है बेसिक, है ना। देखिए अब क्या बताना चाहते हैं हम ये, अगर एल्डिहाइड होगा ग्रुप, अगर आपका फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा, अगर फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा आपका, अगर फंक्शन ग्रुप आपका एल्डिहाइड होगा तो ये कहलाएगा एल्डो ट्राइओजेज, एल्डो टेट्रोजेज, एल्डो पेंटोजेज। और एल्डो हेक्सोजेज के एग्जाम्पल तो पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। एल्डो हेक्सोज के सिर्फ 2 हैं उसमें, एक गलती कर जाते हो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फ्रक्टोज किसका है, कीटो का है। तो एल्डिहाइड का ये हो जाएंगे और कीटोन के ए हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए, अगर आपको इस फॉर्मूले भी चाहिए तो आप बड़ी आसानी से फॉर्मूले बना सकते हो। तो ट्राईओजेज का बना देते हो, ये लो, ये बन गया ट्राईओजेज का, एल्डो ट्राईओजेज का बना लो। ऊपर क्या लगेगा, बाकी सब जगह OH। अब इसमें तीसरा कार्बन है ही नहीं, नीचे ही वाला है, तो क्या करें, सब में OH कर लो बैलेंस, कितना लगेगा, ये बन गया एल्डो ट्राईओजेज का फॉर्मूला। कीटो ट्राईओजेज का बनाना है, ये लो, ये बन गया कीटो ट्राईओजेज का, बीच में लगा दो, बन गया, लगाओ OH, बैलेंस करो, कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन का भी आप बना सकते हो, है ना। तो अब इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है फॉर्मूले बनाना, ठीक है, लेकिन ये आप लोग फिर भी लिख लीजिए भविष्य के हिसाब से, ठीक है। तो हिंट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम एल्डिहाइड्स के नाम, हेप्टोज, 7 कार्बन, हेप्टोज, हेप्टोज लिखा तो हेप्टोज, एल्डिहाइड, सबके नाम लिख लो फास्ट, एल्डिहाइड। देखो बेसिक पढ़ने से ये होगा कि आपके गलत नहीं होंगे चीज़ें, कीटोन, है ना, कीटोन, C, जैसे हम एक आध का नाम लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं एल्डो ट्राईओजेज, तो इसका नाम हो जाएगा कीटो ट्राईओजेज, है ना। तो अब नाम से आप पता कर लोगे कि किस कैटेगरी का है, ठीक है। इसी प्रकार सेम ये हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये हो जाएगा एल्डो टेट्रोजेज, वो हो जाएगा कीटो टेट्रोजेज, ए एल्डो पेंटोजेज, वो कीटो पेंटोजेज, ए एल्डो हेक्सोजेज, वो कीटो हेक्सोजेज, ए एल्डो हेप्टोजेज, वो कीटो। हालांकि हमें पता है आपके में अगर पूछेगा तो हेक्सोजेज ही पूछेगा, तो कोई है ही दिक्कत नहीं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हेक्सोज के सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑल्सो गैलेक्टोज, लेकिन इसमें से ग्लूकोज गैलेक्टोज कौन से हैं, एल्डो हेक्सोजेज, और फ्रक्टोज कौन सा हेक्सोज है, कीटो हेक्सोजेज, है ना। ये लॉजिकल बात है। वैसे पूर्वी आ रहा समझ में, आ रहा, पूछ लेना जहाँ भी डाउट हो। 7 कार्बन से ज़्यादा मोनोसैकेराइड नहीं होता है, मैक्सिमम 7 कार्बन का होता है। मोनो आपने सर कल 3 का बताया था, तो 3 तो है बेटा, मैक्सिमम, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। ठीक है, सब कर रहे हैं अभी। तुम्हें समझ में आया ये आयुषी क्या किया है हमने यहाँ पर, समझ में आ गया। एल्डिहाइड तो एल्डो, कीटो तो कीटो, है ना। चलिए, हालांकि आपके एग्जाम में जो बोर्ड है 100 में से 100%, या चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 99.9% हेक्सोजेज ही पूछेगा, अगर पूछेगा। फिर भी कुछ भी पूछे क्या दिक्कत है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये कुछ नहीं पूछे जाते, उसके लिए तो भी बहुत पढ़ना है, ठीक है। डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, डालिए मोनोसैकेराइड्स, 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 आराम से रिलैक्स होके बैठो। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड्स हमारे ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, गैलेक्टोज हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम आपको बता चुके हैं, पूरी 7 लिस्ट बता चुके हैं अभी, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं,
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, या चलो गैलेक्टोज के बारे में भी कर लेंगे चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, और सभी मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला सेम होता है, C6, सॉरी हम गलत बोल गए, सभी 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला सेम होता है। हम हिंदी कह सकते हैं 3 कार्बन का अलग होगा, 4 कार्बन का अलग होगा, 5 कार्बन का अलग होगा, 6 का, लेकिन ये जो तीनों लिखे हैं इन तीनों का फॉर्मूला यही है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मतलब अगर सेम कार्बन के नंबर हैं तो सबके फॉर्मूले सेम आएंगे, ये सही वर्डिंग होगी हमारी, है ना। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्लूकोज।